Good morning, students. Today we will discuss about birth of Indian National Congress, which took place in 1885. Congress was established by A.O. Hume, who was a Indian civil services servant. How this formation took place, that we are going to discuss in today's lecture. What were the factors behind its establishment? How this journey took place, that we are going to discuss. So let's begin. भारत में राष्ट्रीय चेतना का जो विकास है वो 1830 के समय से ही हमें देखने को मिलता है, जब बहुत सारी राजनीतिक जो संगठन हैं उनका जन्म हुआ। कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ, और कांग्रेस जब बनती है तो वो कोई यकायक एक साथ नहीं बन जाती है। उसके पीछे काफ़ी फोर्सेस हैं, काफ़ी सारे राजनीतिक संगठन, उनकी जो प्रक्रिया रही, प्रोग्रेस रही, उनके जो कार्य करने के तरीके रहे, और उनका रिज़ल्ट जो है आगे जाकर कांग्रेस की स्थापना के लिए सहायक सिद्ध होता है। 1857 की क्रांति जो है भारतीयों के अंग्रेज़ों के प्रति होने वाले दमनकारी, भारतीयों पर जो ऑप्रेसिव नेचर ब्रिटिशर्स का रहा है शुरू से, वो दिखाता है। बहुत सारी सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस 1857 के रिवोल्ट के पहले भी आईं अस्तित्व में, उसके बाद में भी आईं, और 1870 से 80 के बीच में तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी जो द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 में बनाई कलकत्ता में, ये ज़मींदारों से जुड़ी हुई एक संगठन थी, संस्था थी, जो केवल ज़मींदारों के स्वार्थों की रक्षा के लिए काम करती थी। सारी गतिविधियां जो हैं इसकी ज़मींदारों के ऊपर ही फोकस थी। इसकी गतिविधियां, जो कार्यशैली है, वो केवल बंगाल तक ही नहीं सीमित थी। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लंदन भी आया जाया करते थे। एक और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल के अंदर ही इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1839 के अंदर विलियम एडम के द्वारा। और जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है, इसमें पहली बार गैर सरकारी अंग्रेज़ों को सम्मिलित किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1852 में बनी, ये लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल की जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, दोनों के विलय से ही बनी थी। 1852 के अंदर बनी इस सोसाइटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भारत में हो रहा था, 1853 का जो अधिनियम आने वाला था, उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग भी की थी। ये ऑर्गेनाइजेशंस समय समय पर राजनीतिक प्रश्नों पर भी प्रकाश डाल रही हैं। आगे जाके पूना सार्वजनिक सभा जो महादेव गोविंद रानाडे, C.H. चिपलुंकर, G.V. जोशी के द्वारा 1870 में पूना में स्थापित की गई। इंडियन एसोसिएशन जो आनंद मोहन बोस और S.N. बनर्जी ने 1876 कलकत्ता में स्थापित की। इंडिया लीग है। मद्रास महाजन सभा है आनंद चर्लू के द्वारा, और G.S. अय्यर ने इसकी स्थापना 1884 में मद्रास में की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा बॉम्बे में 1885 में स्थापित की गई। इन सभी जो संगठनों का योगदान क्या था, क्या भूमिका रही इनकी राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में? देखिए, वैसे तो ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टूडेंट्स, ये रीजनल थी, क्षेत्रीय स्तर पर काम करा करती थी, और इनमें जो मुद्दे हैं वो भी ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर के होते थे, रीजनल इश्यूज हुआ करते थे। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्प्रिंग अप होने लगी तो धीरे धीरे एक ख्याल आने लगा कि एक बड़ा अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए, उसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और इस नेशनल फॉर्म को कैसे ला सकते हैं, इसके लिए आगे प्रयास किए जाने लगे। इसी बीच में लॉर्ड लिटन जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, उन्होंने जो बिल अपने आर्म्स एक्ट
वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और उनकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ हैं उनका भारतीय, ये जो शिक्षित भारतीय वर्ग है ये विरोध करने लगे। साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने डिस्कस की, इन्होंने भी इनका विरोध किया। लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल के माध्यम से भी ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी इंडियंस पर इम्पोज की। इन एक्ट्स के द्वारा ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी लिटन और रिपन के काल में, इससे भारतीय प्रबुद्ध वर्ग को ये समझ में आने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारा कहीं ना कहीं दमन कर रहे हैं। अब ये आनंद मोहन बसु जो हैं, इन्होंने कलकत्ता में सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की सभा बुलाई और वहाँ इन्हीं मुद्दों को डिस्कस किया गया। 1883 दिसंबर का समय था। कुछ मांगों को लेके इन्होंने अपने प्रस्ताव बनाया, जिसमें सिविल सर्विसेज में जो आयु कम कर दी गई थी उसके लिए इन्होंने मुद्दा बनाया। आर्म्स एक्ट जो लिटन लेके आए थे उसको विरोध जताया। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, उसका भी विरोध जताया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लिटन के और रिपन के काल की जो प्रोविजंस थे इन एक्ट्स के अंदर, उनका विरोध किया जाने लगा। और अब ये कहा महसूस जो हम कर रहे थे कि एक अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए एक संगठन, वो राजनीतिक जागरण बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है, पैदा हो चुका है। AOU, कांग्रेस की स्थापना AOU ने करी और AOU जो है वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। AOU 1829 में इनका जन्म हुआ, 1912 तक इनका इंतकाल हो जाता है। AOU भारत के अंदर आए और इन्होंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज, साथ में एक बॉटनिस्ट, एक एक्टिविस्ट, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी इन्होंने फॉलो किया और यही AOU है जो आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक बनते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। यानी अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका जनक के रूप में इनकी पहचान है। AOU ने ऐसा क्या किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन पाई? उनके क्या उद्देश्य रहे होंगे कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के लिए प्रयास किया? AOU ने अपने जो विचार हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस या इस तरह की एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर की हो, लॉर्ड डफरिन जो भारत के गवर्नर जनरल है उस समय के, उनको बताया। 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन रहे। डफरिन के पहले लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था जो उदारवादी थे, और डफरिन के बाद में जो लैंसडाउन जो हैं बनते हैं। डफरिन जो हैं लिबरल पार्टी के हैं, उदारवादी दल के हैं। इंग्लैंड में दो तरह की पार्टीज थी प्रारंभ में, एक टॉरी दल था और एक लिबरल, विग जिन्हें कह सकते हैं। टॉरी कंजर्वेटिव्स थे और विग लिबरल थे। और जो लिबरल दल वाले लोग हैं, उदारवादी दल के जो वहाँ से आते थे यहाँ पे नियुक्तियों पर, सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे गवर्नर जनरल की पोस्ट पे हो या अन्य ऑफिशियल्स के रूप में, वो सभी भारत के लिए थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। AOU ने अपनी जो इच्छा है एक अखिल राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन बनाने की, वो लॉर्ड डफरिन को बताई और लॉर्ड डफरिन ने उसके लिए सहमति जताई, और इस तरह से कांग्रेस के बनने का, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। Why was All India National Congress founded? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे?
बहुत सारे उद्देश्य और कारण बताए जाते हैं और विद्वानों में इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, मतभेद भी हैं। कभी ये कहा जाने लगा कि भारत पर जो राजनीतिक उद्देश्य ही मानेंगे हम सबसे ज़्यादा, तो इसे भारत में जो सेफ्टी वेल्व है उसके रूप में कांग्रेस का जन्म हुआ। वैसे ये कॉन्सेप्ट लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी वेल्व क्या होता है? सुरक्षा नली। सेफ्टी वेल्व के रूप में कांग्रेस को उपयोग करते हुए भारत में जो ओपोजिशन हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, उसमें ये काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती थी, ऐसा एओ ह्यूम का मानना था। और कांग्रेस जो अभी बनी भी नहीं है, जो भारतीय नेता हैं, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ऑर्गेनाइजेशंस के, वो चाहते थे कि वो खुद आगे बढ़कर कोई भी एक राजनीतिक संगठन नहीं बनाए, और जो राजनीतिक संगठन अगर बने तो वो सरकार के कोपभाजन के पात्र हो सकते हैं। इसलिए वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी परिस्थिति बने जिससे किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन में कोई बाहरी रोल हो सके। और ये रोल एओ ह्यूम देखिए खुद ब्रिटिशर हैं और वो ब्रिटिश सरकारी तंत्र से भी जुड़े हुए थे। ह्यूम ने कांग्रेस बनाने के पीछे उद्देश्य सुरक्षा नली का अगर रखा है, तो आगे जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता हैं उन्होंने एओ ह्यूम का ही उपयोग एक विद्युत प्रतिरोधक के रूप में करने की योजना बनाई, यानी लाइटनिंग कंडक्टर कह सकते हो। स्टूडेंट्स, एक मत ये भी है कि भारत में 1857 की क्रांति में अंग्रेज देख सके थे कि भारत में उनके प्रति लोगों में आक्रोश है, चाहे वह एनफील्ड राइफल तात्कालिक कारण रहा हो या लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज़ रही हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रहा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये विरोध जो है जनमानस में बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक कारण ये भी है कि ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ इम्पोज कर दिया और हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास का जन्म हो रहा है, एजुकेटेड इंडियंस हैं, और इन एजुकेटेड इंडियंस को ना तो भारतीय सरकार जो ब्रिटिशर्स की यहाँ पे थी उसमें किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन था, प्रतिनिधित्व था, ना ही उन्हें किसी प्रकार के उचित नौकरियों के अवसर मिल रहे थे। तो उनमें कहीं ना कहीं रोष बढ़ रहा है। एक मत ये भी था कि भारतीयों के भलाई के लिए इस अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारत का जो साम्राज्य है ब्रिटिशर्स ने जो इतनी मेहनत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के बाद स्थापित किया, उसको कैसे बनाए रखा जाए, उसकी सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया। और एओ ह्यूम जो कि एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी हैं, वो भारत के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। भारतीयों के प्रति होने वाले जो पक्षपात हैं, ये पक्षपात कोई और नहीं कर रहा है, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी नीतियों के द्वारा किया जा रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म में। उस पक्षपात के खिलाफ हैं और उस पक्षपात को कम करना चाह रहे हैं। दुख, भारतीयों का जो आक्रोश है उसको किसी न किसी तरह से रिड्यूस कर सकें, ये एओ ह्यूम की सोच है। और इस सोच को लेकर इन कई सारे कारणों को हम देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रयास शुरू हो जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एओ ह्यूम ने बनाई, जो कि एक उदारवादी अंग्रेज़ हैं, हम देख चुके हैं पहले भी। और इसके माध्यम से ह्यूम चाह रहे हैं कि भारतीयों का जो असंतोष है वो निकाला जाए, शिक्षित वर्ग में और जो ब्रिटिश सरकार है उनके बीच में असंतुष्टता की जो खाई है उसको पाटा जाए, किसानों के बीच में जो रोष है उसको भी थोड़ा कहीं कम किया जाए। ह्यूम जो है इस बात को लेके, देखिए ह्यूम ने लिटन का भी दौर देखा है, भारत में रिपन का दौर भी देखा है। इन दोनों गवर्नर जनरल्स के टाइम में यहाँ भारत में थे। जब रिपन इंग्लैंड लौट जाते हैं तो ह्यूम ने बम्बई जाकर वहाँ के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लीडर्स हैं उनके साथ बैठकें की, जैसे विलियम वेडरबर्न हैं, दादा भाई नारोजी हैं,
महादेव गोविंद रानाडे हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, जो आगे जाके कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स भी बनते हैं। उनके साथ बातचीत करी और एक निष्कर्ष पे आए कि भारत में एक राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है, अखिल राष्ट्रीय संगठन की। उन्होंने अपनी बात जब डफरिन को बताई, दोनों के बीच में सामंजस्य होता है और इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इंडियन नेशनल यूनियन, पहले ये नाम रखने की योजना बनाई गई और ह्यूम ने जब वो लंदन से लौटे, उन्होंने राजनीतिक जो नेता थे उस समय की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इंग्लैंड के जो संसद के जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करने के बाद उन्होंने 5 दिसंबर 1885 को इस ये हिंदू पत्रिका जो उस समय थी, न्यूज़पेपर हिंदू, उसमें सार्वजनिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा कर दी। 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे कांग्रेस का जन्म होता है। ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की है जो 1885 में मिली थी। इसमें भारत के सभी रीजन से, रिलीजन से, सभी धर्मों से, क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये प्रतिनिधि ज़्यादातर प्रबुद्ध वर्ग के हैं, शिक्षित, एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया है इंडिया का। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बन चुकी है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे स्थान है। तकरीबन 72, कहीं कहीं 100 भी मिलते हैं डेलीगेट्स, प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। पहला सेशन भी बॉम्बे का होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पहले पूना में होने वाला था अधिवेशन, लेकिन किन्हीं कारणों से पूना से ये बम्बई को शिफ्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हो जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब जन्म हुआ तो किस तरह से ये कार्य करने लगी, इसकी कार्यशैली को स्टडी करेंगे। एनुअल मीटिंग्स होने लगी, यानी साल में एक बार, दिसंबर के महीने में ज़्यादातर, साल में एक बार सभी प्रतिनिधि मिलेंगे, वहाँ पे बैठकर एक मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, जो सामान्य और जो विशेष मुद्दे होंगे, प्रश्न होंगे, राजनीतिक हों चाहे प्रशासनिक हों, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। इलेक्शन होगा, सभी मिलकर अपना एक प्रेसिडेंट चूज़ करेंगे वोटिंग के माध्यम से। इन नेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और फिर उन अच्छे खासे लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और ये रेजोल्यूशन जो है इस पर फिर अगले 1 साल के लिए काम किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे अवगत कराया जाएगा। प्रेसिडेंट्स, वैसे तो इसमें प्रेसिडेंट काफ़ी लंबे समय तक सेशंस, अभी तक सेशंस होते हैं और 2019 तक 88 सेशंस हो गए हैं। 58 सेशंस हुए थे इनके जब भारत आज़ाद हुआ है 1947। पहले 4-5 आप देखिए, व्योमेश चंद्र बैनर्जी 1885 से बॉम्बे, दादाभाई नौरोजी 1886 कैलकाटा, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास, जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद, विलियम वेडरबर्न 1889 बॉम्बे, फिरोज शाह मेहता 1890 कैलकाटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी एक रीजन से नहीं है, कभी प्रेसिडेंट बॉम्बे से है, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास, इलाहाबाद, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इनकी अगर धर्म या जाति को देखें तो कभी ये कोई एंग्लो क्रिश्चियन है, कभी इंग्लिश मैन है, कभी मुस्लिम है इसमें, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं, हिंदू हैं, दादाभाई नौरोजी हैं, पारसी हैं। तो अलग अलग धर्म के, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को प्रेसिडेंट बनाया गया। कांग्रेस ने कभी भी अपने आप को एक जाति, एक धर्म या एक क्षेत्र से जोड़ के नहीं रखा। कांग्रेस का जब जन्म हो गया है तो इसकी इस विकास यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं, 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है मॉडरेट्स की और दूसरा स्टेज है एक्सट्रीमिस्ट का। कौन है ये मॉडरेट्स, कौन है ये एक्सट्रीमिस्ट, इन फेजेस में इतना अंतर क्या है और किस तरह से इनकी कार्यशैली रही है, ये हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर एंडिंग मैं आप लोगों को 2 मेजर चीज़ें, 2 मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में मेजर डिफरेंस कौन है ये, इनके बारे में बताती हूँ। देखिए, मॉडरेट्स जो हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है,
कांग्रेस का काम क्या है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम है वो प्रारंभ हो गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हुआ है, 1857 के रिवोल्ट से भी, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसे माना जाता है। लेकिन जनमानस के साथ जुड़ने का प्रयास शुरू हो गया है। कांग्रेस की गतिविधियां बहुत धीमे स्तर पर थीं, बहुत स्लो होने के कारण इसकी एक्टिविटीज़ को हम शैशव काल भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये शैशव काल था, चाइल्डहुड था। और 1885 से 1905 तक का जो समय है उसमें कांग्रेस में उदारवादियों यानी मॉडरेट्स का प्रभाव रहा। मॉडरेट्स पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की पॉलिसी को अपनाते थे। उन्होंने कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी तरह के संघर्ष की कोशिश नहीं की कि आप फेस टू फेस कोई पॉलिटिकल संघर्ष करें, स्ट्रगल करें उनके साथ। कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का प्रयास किया। जो भी राजनीतिक प्रश्न हुआ करते थे जिनमें जो जनता से जुड़े हुए थे, उनमें जनता की रुचि भी उत्पन्न करते थे और उन इश्यूज़ को हाईलाइट भी करते थे, उन पे ओवर डिस्कशंस भी होते थे। जनमत को संगठित भी करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, जागरूक बनाते थे। इस तरह से बहुत सारे जो कार्य हैं वो संवैधानिक सुधारों की मांग से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के स्वशासन या प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हुए थे। और इस तरह से जो कांग्रेस है प्रोग्रेस कर रही है मॉडरेट फेज में, जो 1885 से लेकर 1905 तक का है। लेकिन कांग्रेस में ही एक ऐसा वर्ग का जन्म हो जाता है जो कांग्रेस की नीतियों से, उसकी कार्यशैली से थोड़ा अलग विचार रखता है। और 1895 के अंदर ये फूट की प्रक्रिया शुरू होती है, जब तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और राणा डे से जो पूर्ण सार्वजनिक सभा में जो अधिकार हैं उनको लेके, उनके कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद रखते हैं। और धीरे धीरे ये मतभेद, ये फूट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती जाती है। और 1907 में सूरत की जो स्प्लिट है उसके अंदर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो भागों में विभक्त हुआ देखते हैं, नरम दल और गरम दल। नरम दल यानी मॉडरेट्स और गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट। नरम दल के जो लीडर्स हैं वो वही थे जिन्हों के माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, जिनमें आप विलियम वेडरबर्न देख सकते हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नारोजी हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट हैं यानी गरम दल वाले हैं, जिनमें आप बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल हैं, अरबिंदो घोष हैं, लाला लाजपत राय हैं, जो उग्रवाद या उग्रवादी राष्ट्रता को अपना फंडामेंटल मानते हैं, आइडियोलॉजी। उग्र राष्ट्रवाद से ही आगे जाकर मिलिटेंट या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जन्म होता है, क्रांतिकारी आंदोलन का भी जन्म होता है। इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने दो चरणों में अलग अलग आइडियोलॉजी, मेथडोलॉजी, अलग अलग विचारधारा और कार्यशैली को प्रतिबिंबित करती है। आगे जाकर 1919 के बाद गांधीवादी चरण शुरू होता है और जो 1947 तक हमारे देश को आज़ादी दिलाता है। थैंक यू।